Hello friends, welcome back to my YouTube channel Allied Nursing Classes Center of Excellence. I hope you all are doing well. So guys, हम कर रहे थे पेरियोपरेटिव केयर. सो इस चैप्टर में हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 131. The nurse is conducting pre-operative teaching with the client about the use of an incentive spirometer. The nurse should include which piece of information is discussion with the client. अब नर्स कंडक्ट कर रही है प्री ऑपरेटिव टीचिंग. राइट, आप क्या कर रहे हो? प्री ऑपरेटिव टीचिंग आप पेशेंट को दे रहे हो. जैसे आपको पता है कि आप प्री ऑपरेटिव टीचिंग देते हो, पोस्ट ऑपरेटिव टीचिंग आपने देनी होती है. राइट, सो आप प्री ऑपरेटिव टीचिंग पेशेंट को दे रहे हो क्लाइंट की कि यूज़ ऑफ इंसेंटिव स्पायरोमीटर, कैसे इंसेंटिव स्पायरोमीटर यूज़ करना है. What are the importance of using incentive spirometer after the surgery? आप ये चीज़ें पेशेंट को बता रहे हो and this is very important as you all know that the nurse should include which piece of information in discussion with the client. So आप क्या इंक्लूड करोगे, कौन सी इंफॉर्मेशन आप इंक्लूड करोगे अपने डिस्कशन में विद द क्लाइंट. राइट, क्वेश्चन आई थिंक क्लियर है. बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है. सर्जरी से पहले आप पेशेंट को टीचिंग दे रहे हो इंसेंटिव स्पायरोमीटर के बारे में. राइट, सो कौन सी इंफॉर्मेशन आप उस अपनी टीचिंग में इंक्लूड करोगे. सो इंसेंटिव स्पायरोमीटर को जब हम यूज़ करते हैं तब हम उसको 4 पार्ट में हम उसको डिवाइड कर देते हैं. इंसेंटिव स्पायरोमीटर को कैसे यूज़ करना है उसको हम 4 पार्ट में डिवाइड कर देंगे. राइट, सो फर्स्ट पार्ट हमारा इसमें आएगा पोजीशन. राइट, कि हमने कैसे पोजीशन देनी है स्पायरोमीटर को. सो फर्स्ट वन इज़ द पोजीशन एंड सेकेंड वन इज़ द माउथ पीस. राइट, माउथ पीस. एंड थर्ड वन इज़ द एयर होल्ड. राइट, इनहेल करते हैं, एक्सहेल करते हैं. राइट, तो एयर होल्ड हमने उसमें करना है. राइट, नेक्स्ट वन इज़ द एयर एक्सहेल. राइट, सो ये 4 पार्ट में हम उसको डिवाइड कर देंगे. 1 2 3 एंड 4. पोजीशन, माउथ पीस, एयर होल्ड एंड एयर एक्सहेल. सो पोजीशन में हम कौन सी पोजीशन देंगे जब पर्सन स्पायरोमीटर यूज़ करेगा. राइट, तो स्पायरोमीटर के लिए हाई फाउलर पोजीशन या सेमी फाउलर पोजीशन पर्सन को दी जाती है. राइट, सो ये क्लियर हो गया कौन सी पोजीशन आपने देनी है पेशेंट को. सेकेंड वन इज़ द माउथ पीस. अब माउथ पीस को आपने कैसे मुंह में लेना है. राइट, माउथ में आप कैसे लोगे माउथ पीस को. तो पूरा टाइटली जो है माउथ पीस को पूरे माउथ में डालना है. राइट, पूरे मीन्स टाइटली होल्ड करना है इन द माउथ. राइट, सो पूरे माउथ में हमने उसको कवर करना है. राइट, पूरा माउथ को अच्छे से पूरी तरह माउथ को टाइटली उसने होल्ड करना है माउथ पीस को. राइट, एंड थर्ड वन इज़ द एयर होल्ड. अब एयर होल्ड जब इनहेल करेंगे तब एयर को कितने टाइम के लिए होल्ड करना है, दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट. सो इसमें जो एयर होल्ड करनी है दैट इज़ 5 सेकेंड. एंड 5 सेकेंड के बाद क्या करना है, एयर को एक्सहेल करना है. और एक्सहेल हमने कैसे करना है, स्लोली एक्सहेल करना है. राइट, सो 4 पार्ट में कैसे यूज़ करना है उसको हमने डिवाइड किया गया है. फर्स्ट वन पोजीशन, सेमी फाउलर या हाई फाउलर पोजीशन होनी चाहिए. माउथ पीस को टाइटली एंड पूरा हमने अच्छे से माउथ को कवर करना है उससे. राइट, एंड एयर को 5 सेकेंड के लिए होल्ड करना है आफ्टर इनहेलिंग एंड एक्सहेल आपने स्लोली करना है. सो ये चीज़ें हम पेशेंट को बताएंगे. तो चलते हैं ऑप्शन की तरफ. सो फर्स्ट ऑप्शन इज़ इनहेल एज रैपिडली एज पॉसिबल. नहीं, रैपिडली नहीं करना है हमने. सो फर्स्ट वन इज़ इनकरेक्ट. कीप अ लूज सील बिटवीन द लिप एंड द माउथ. लूज सील हमने नहीं करना है, मैंने क्या बताया आपको, टाइटली करना है. राइट, टाइट सील करना है. सो दिस वन इज ऑल्सो इनकरेक्ट. आफ्टर मैक्सिमम इंस्पिरेशन होल्ड द ब्रेथ 15 सेकेंड एंड एक्सहेल. 15 सेकेंड बहुत ज़्यादा होंगे तो यहाँ पे हमने कितना करना है, 5 सेकेंड. The best results are achieved when sitting up or with the head of the bed elevated. So yes, fourth option is correct.
सो क्या आएगा, बेस्ट रिजल्ट हम कैसे अचीव करेंगे, जब पर्सन या तो सिटिंग अप, राइट, या तो सेमी फाउलर या फाउलर पोजीशन में होगा, राइट, एज आई टोल्ड यू, हाई फाउलर या लो फाउलर पोजीशन में होगा, हाई फाउलर और सेमी फाउलर पोजीशन में होगा. सो फोर्थ वन इज द करेक्ट ऑप्शन, राइट. सो आई थिंक आपको क्लियर है. 4 हमने चीज़ें इसमें ध्यान रखनी है, पोजीशन, माउथ पीस, एयर इनहेल एंड एयर एक्सहेल, राइट. सो आई थिंक अब आपको क्लियर हो गया होगा. इससे रिलेटेड अगर आपको कोई क्वेश्चन आएगा सो आई थिंक आप उसमें कोई गलती नहीं करोगे. सो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 132. द नर्स हैज़ कंडक्टेड प्री ऑपरेटिव टीचिंग फॉर अ क्लाइंट scheduled for surgery in 1 week. The client has a history of arthritis and has been taking acetylcyclic acid. The nurse determined that the client need additional teaching if the client make which statement? अब क्वेश्चन है कि आप कंडक्ट कर रहे हो प्री ऑपरेटिव टीचिंग, यहाँ पे भी आप प्री ऑपरेटिव टीचिंग कंडक्ट कर रहे हो और आपने और उस किसको आप टीचिंग दे रहे हो, उस क्लाइंट को जिसकी सर्जरी 1 वीक के बाद है. सो क्लाइंट की हिस्ट्री है आर्थराइटिस की और पेशेंट ले रहा है एसिटाइल साइक्लिक एसिड, राइट, एसिटाइल सैलिसाइक्लिक एसिड ले रहा है पर्सन. सो आपने देखा कि पेशेंट को फर्दर टीचिंग की ज़रूरत है, एडिशनल टीचिंग की ज़रूरत है. अगर पेशेंट ऐसी कौन सी स्टेटमेंट दे रहा है, मींस पेशेंट रॉन्ग स्टेटमेंट दे रहा है, तभी आपको फिर से टीचिंग की ज़रूरत पड़ेगी, राइट. तो ऐसी कौन सी रॉन्ग स्टेटमेंट पर्सन दे रहा है रिगार्डिंग एसिटाइल सैलिसाइक्लिक एसिड. सो एसिटाइल सैलिसाइक्लिक एसिड इज़ अ एस्पिरिन. नॉर्मली पर्सन क्या ले रहा है, एस्पिरिन पर्सन ले रहा है. एस्पिरिन के बारे में हम इसमें देखेंगे. सो एस्पिरिन क्या है, एस्पिरिन जो है वो प्लेटलेट एग्रीगेशन नहीं होने देती, राइट. मीन्स इट इज़ एन एंटीकोगुलेंट और ये अल्टर करता है नॉर्मल क्लॉटिंग फैक्टर को, राइट. अगर क्लॉटिंग फैक्टर को ये अल्टर कर रहा है देन इट विल इंक्रीज द रिस्क ऑफ ब्लीडिंग, राइट. सो इसमें ब्लीडिंग के ज़्यादा रिस्क होते हैं. दैट्स वाई बिफोर सर्जरी इसको स्टॉप किया जाता है. कितना टाइम पहले इसको स्टॉप किया जाता है, 48 आवर्स बिफोर द सर्जरी, राइट. सो 48 आवर्स बिफोर द सर्जरी इसको क्या किया जाता है, स्टॉप किया जाता है. सो दैट जो इसकी एंटीकोगुलेंट प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से ब्लीडिंग के चांसेस होते हैं उसको हम रोक सकें. बिकॉज सर्जरी की कॉम्प्लिकेशन क्या होती है, हैमरेज होती है. अगर पेशेंट एस्पिरिन ले रहा है और अगर हमने उसको स्टॉप नहीं किया है तो पेशेंट में हैमरेज के चांसेस भी हो सकते हैं, राइट. सो चलते हैं फर्स्ट ऑप्शन की तरफ. एस्पिरिन कैन कॉज ब्लीडिंग आफ्टर सर्जरी. येस, ये तो करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट स्टेटमेंट है. एस्पिरिन कैन कॉज माई एबिलिटी टू क्लॉट ब्लड टू बी एबनॉर्मल. ये भी ठीक है. I need to continue to take the aspirin until the day of surgery. I need to continue. अब ये बोल रहा है कि मेरे को कंटिन्यू करने की ज़रूरत है. जिस स्टेटमेंट इज़ इनकरेक्ट वहाँ पे हमने उसको करेक्ट करना है कि आपने उसको कंटिन्यू नहीं करना है. यू हैव टू स्टॉप इट बिफोर 48 आवर्स ऑफ सर्जरी. सो नेक्स्ट है, आई नीड टू चेक विद माई डॉक्टर अबाउट द नीड टू स्टॉप द एस्पिरिन बिफोर द स्केड्यूल सर्जरी. ये भी ठीक है कि मेरे को अपने डॉक्टर को देखना पड़ेगा कि मेरे डॉक्टर ने मुझे क्या बोला गया है कि स्टॉप द एस्पिरिन बिफोर द सर्जरी, राइट. सो आर incorrect statement is I need to continue to take the aspirin until the day of the surgery. सो हमने यहाँ पे पेशेंट को करेक्ट करना है कि बिफोर 24 to 48 आवर सर्जरी आपको एस्पिरिन को स्टॉप करना पड़ेगा. बिकॉज एस्पिरिन क्या करता है, प्लेटलेट एग्रीगेशन नहीं होने देता. अगर प्लेटलेट एग्रीगेशन नहीं हो रहा है दैट विल लीड टू द ब्लीडिंग एंड आपको चांसेस होंगे हैमरेज के आफ्टर द सर्जरी, राइट. So next question is question number 133. The nurse assess a client surgical incision for a sign of infection. Which finding by the nurse would be interpreted as a normal finding at the surgical site?
सो आप असेस कर रहे हो सर्जिकल इंसिजन क्लाइंट का, उसमें आप साइन ऑफ इन्फेक्शन देख रहे हो, राइट। सो सर्जिकल इंसिजन में हम देखते हैं, जब असेसमेंट करते हैं तब हम इन्फेक्शन के साइन देखते हैं, बिकॉज कॉम्प्लिकेशन में इन्फेक्शन भी होता है आफ्टर सर्जरी। सो कौन सी फाइंडिंग आपको इंटरप्रेट करेगी कि ये नॉर्मल फाइंडिंग है? सो इन ऑप्शंस में आपने बताना है कि नॉर्मल फाइंडिंग कौन सी है, राइट। So first one is the red and hard skin. So red and tenderness is the sign of infection. So this one is the incorrect. Second one is the serous drainage. So serous drainage is the normal finding, right? Prurient drainage. It is an abnormal, means infection indicate कर रही है. Warm and tender skin. It also indicate the infection. सो हमसे यहाँ पे पूछी गई थी नॉर्मल फाइंडिंग. सो नॉर्मल फाइंडिंग क्या है? सीरियस ड्रेनेज इज द नॉर्मल फाइंडिंग, राइट. सो इन्फेक्शन के क्या है? इन्फेक्शन कौन से सिम्टम इन्फेक्शन इंडिकेट करते हैं? अगर रेडनेस है, टेंडरनेस है, वॉर्म है या प्लूरेंट डिस्चार्ज हो रहा है, राइट. सो जो वुंड इन्फेक्शन है वो यूजुअली अपीयर होता है 3 to 6 डे आफ्टर द सर्जरी, राइट. 3 to 6 डेज़ के बीच में ये अपीयर होता है वुंड इन्फेक्शन, राइट. सो पर्सन को इसमें फीवर भी होगा, फीवर, चिल, प्लूरेंट डिस्चार्ज एज आई टोल्ड यू, राइट. सो ये चीज़ें इसमें होती हैं, राइट. तो अगर हम पुअर एसेप्टिक टेक्निक यूज़ कर रहे हैं या कॉन्टामिनेटेड वूंड है, राइट, तो उसकी वजह से भी क्या हो सकता है? इन्फेक्शन पर्सन को हो सकते हैं, राइट. So next question is question number 134. The nurse is monitoring the status of a post-operative client in the immediate post-operative period. The nurse would become most concerned with which sign that indicate an evolving complication. सो नर्स मॉनिटर कर रही है स्टेटस ऑफ अ पोस्ट ऑपरेटिव क्लाइंट. अब यहाँ पे सर्जरी हो गई है, उसके बाद आप क्या कर रहे हो? पेशेंट का स्टेटस आप चेक कर रहे हो इमीडिएट पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड, एकदम बात, राइट. सो नर्स, आप कब सबसे ज़्यादा कंसर्न होंगे कौन से साइन के साथ जो इंडिकेट कर रहे हैं कॉम्प्लिकेशन, राइट. सो कौन सा साइन आपको कॉम्प्लिकेशन बता रहा है जिसके लिए आप सबसे ज़्यादा कंसर्न होंगे? तो आपको सबसे पहले इसमें पता होना चाहिए कॉम्प्लिकेशंस ऑफ सर्जरी. सर्जरी की क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, राइट. ये आपको पता है, हैमरेज हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है, हाइपोवोलेमिया, शॉक, निमोनिया, राइट, एंड एम्बोलिज्म. सो ये कॉम्प्लिकेशन है किसकी? सर्जरी की, राइट. हैमरेज, हाइपोवोलेमिया, शॉक, इन्फेक्शन, निमोनिया एंड एम्बोलिज्म, राइट. सो इससे रिलेटेड हम साइन देखेंगे. अगर इससे रिलेटेड हमें कोई साइन दिखता है तो उसके लिए हमें कंसर्न होना पड़ेगा एंड वी हैव टू इन्फॉर्म HCP इमीडिएटली, राइट. सो फर्स्ट ऑप्शन है इंक्रीज्ड रेस्टलेसनेस. सो इंक्रीज रेस्टलेसनेस इज अ साइन ऑफ कंसर्न, राइट. सो इंक्रीज रेस्टलेसनेस एक ऐसा साइन है जिसके लिए हमें कॉन्टिन्यू एंड क्लोज मॉनिटरिंग की ज़रूरत पड़ेगी, because it could indicate a potential complication such as hemorrhage, shock and pulmonary embolism. As I told you, complication of surgery कि कौन कौन सी होती है? हैमरेज, हाइपोवोलेमिया, शॉक, निमोनिया. सो ये अगर पर्सन में रेस्टलेसनेस इंक्रीज़ हो रही है, सो पर्सन में भी ये चीज़ें प्रेजेंट हो, तब हमने वहाँ पे उस चीज़ को, हमारा एक साइन ऑफ कंसर्न होगा, उसको हमने ऑब्ज़र्व करना है, कंटिन्यू हमने उसको ऑब्ज़र्व करना है एंड मॉनिटर करना है, राइट. बिकॉज इट कुड इंडिकेट hemorrhage, shock and pulmonary embolism, right. And so first option is the correct. And second one is the a pulse of 86 beat per minute normal है. So इसको इन्फॉर्म करने की कोई कंसर्न का इसमें कोई ज़रूरत नहीं है. ब्लड प्रेशर ऑफ 100/70, it's also normal. And hypoactive bowel sound in all 4 quadrant. सो आफ्टर सर्जरी इमीडिएट हमसे पूछा गया है. सो दिस इज ऑल्सो अ नॉर्मल फाइंडिंग. फोर्थ वन इज राइट. सो आर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर
1। सो 1 हमारा कंसर्न है कि अगर पर्सन में रेस्टलेसनेस इंक्रीज हो रही है, देन इस कंडीशन में वी विल क्लोजली मॉनिटर द पेशेंट बिकॉज इट मे इंडिकेट साइन ऑफ हैमरेज, शॉक और पल्मोनरी एम्बोलिज्म। सो कुछ भी पर्सन में हो सकता है, राइट। सो ये चीज़ हमने कंसर्न की है, right? So next question is question number 135. A client who has had abdominal surgery complain of feeling as tough something gave away in the incision site. The nurse removed the dressing and noted the presence of a loop of bowel protruding through the incision. Which intervention should the nurse take? Select all that apply. अब क्लाइंट है, उसकी सर्जरी हुई है और उसको वो कंप्लेन कर रहा है कि कुछ मेरी सर्जरी में से कुछ आ रहा है, कोई चीज़ आ रही है इंसिजन साइड से। सो नर्स ने जब रिमूव की ड्रेसिंग, तब आपने क्या देखा कि बॉवल की लूप प्रोट्रूड हो गई है थ्रू इंसिजन। कि इंसिजन से क्या है कि जो बावल है पर्सन का वो क्या हो गया है, वहाँ से प्रोट्रूड बाहर को आ गया है, राइट। एक लूप। सो कौन सी इंटरवेंशन आप इस कंडीशन में लोगे? सिलेक्ट ऑल दैट अप्लाई, राइट। कि ऑर्गन क्या हो रही है, बाहर आ रही है, ऑर्गन का एक स्मॉल पीस लूप बाहर आ गई है, तो उस टाइम पे आप क्या करोगे? सो इविसरेशन पर्सन को यहाँ पे हुआ है, राइट। इविसरेशन मीन्स प्रोट्रूजन पर्सन में यहाँ पे हुआ है, राइट। सो इविसरेशन की हमसे इसमें मैनेजमेंट पूछी गई है। सो इसके लिए हमारे पास टोटल 6 जो हम इसमें स्टेप यूज़ करेंगे वो है, फर्स्ट वन इज़ द कॉल, सेकेंड वन इज़ द स्टे, थर्ड वन इज़ द कॉन्टैक्ट, राइट। ये हो गई हमारी 3 मैनेजमेंट। सो 3 में क्या है कि हमने कॉल करनी है, मीन्स हमने स्टाफ को बोलना है फॉर द हेल्प, राइट। हमने स्टाफ को हेल्प के लिए बोलना है, दूसरे स्टाफ को। और स्टे विद द पेशेंट, पेशेंट के साथ हमने रहना है। कांटेक्ट करना है हमने सर्जन को, राइट। ये होगी हमारी 3। नेक्स्ट 3 क्या आएंगी हमारी? ऑब्टेन, पोजीशन एंड कवर। सो ऑब्टेन में हम क्या करेंगे, हम जितनी भी सप्लाई हैं, रिलेटेड सप्लाई, उसको हम ऑब्टेन करेंगे, राइट। सारी सप्लाई को हम लेंगे विद द हेल्प ऑफ अदर स्टाफ, राइट, जो बेसिक सप्लाई होंगी। पोजीशन जो मेन हमारा है, इसमें हम लो फॉलोअर पोजीशन पर्सन को देंगे, राइट। एंड कवर करेंगे, वूंड को हम कवर करेंगे विद स्टेराइल सिलाइन के साथ, राइट। सो ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है। टोटल हमने 6 जो हमारे इसमें स्टेप आते हैं, कॉल, स्टे, कॉन्टैक्ट, राइट। कॉल, स्टे, कॉन्टैक्ट, ऑब्टेन, पोजीशन, कवर, राइट। कॉल हमने हेल्प के लिए कॉल करना है टू अदर स्टाफ, स्टे विद द पेशेंट, कॉन्टैक्ट द सर्जन, ऑब्टेन रिलेटेड सप्लाई, पोजीशन हमने कौन सी देनी है, लो फॉलोअर पोजीशन हमने देनी है, एंड कवर करना है हमने पेशेंट को, जो एरिया होगा उसको हमने कवर करना है विद द स्टेराइल सिलाइन के साथ, राइट। सो चलते हैं ऑप्शन की तरफ। हमें ऑप्शन में क्या बताया गया है? फर्स्ट वन इज़ द कॉन्टैक्ट द सर्जन। यस, हमने सर्जन को कॉन्टैक्ट करना है। सेकेंड वन इज़ इंस्ट्रक्ट द क्लाइंट टू रिमेन क्वाइट। यस, क्वाइट हमने रहने के लिए पेशेंट को बोलना है। पेशेंट को बोलना है आपने स्नीज नहीं करना है, कफ नहीं करना है, राइट, क्योंकि उसकी वजह से और ज़्यादा प्रोटेक्शन हो सकता है। सो थर्ड वन इज़ प्रिपेयर द क्लाइंट फॉर वुंड क्लोजर। सो इमीडिएटली हमारा क्या काम होगा, हमने पेशेंट को प्रिपेयर करना है वुंड क्लोजर के लिए, राइट। कि हमने जनरल एनेस्थीसिया के थ्रू वुंड क्लोजर को, वुंड को हमने क्लोज करना है। फोर्थ वन इज़ डॉक्यूमेंट द फाइंडिंग एंड एक्शन टेकन। यस, ये तो हमने करना है, जो भी हमने एक्शन लिया है, जो भी फाइंडिंग है उनको हमने डॉक्यूमेंट करना है।
प्लेस स्टेराइल सेलाइन ड्रेसिंग एंड आइस पैक ओवर द वूंड। सो हमने स्टेराइल सेलाइन ड्रेसिंग में हमने वो उससे तो हमने कवर करना है, बट हमने आइस पैक यूज़ नहीं करने हैं, बिकॉज आइस पैक कर सकती है वेजो कंस्ट्रिक्शन कर सकती है। सो ये चीज़ हमने नहीं करनी है। प्लेस द क्लाइंट इन सुपाइन पोजिशन विदाउट अ पिलो अंडर द हेड। नो, हमने सुपाइन पोजिशन नहीं देनी है, हमने सेमी फाउलर लो फाउलर पोजिशन हमने पेशेंट को देनी है, राइट। सो आई थिंक आपको जो मैंने आपको 6 पॉइंट इसमें बताया, इसमें आपकी पूरी जो मैनेजमेंट है प्रोट्रूडन की वो सारी इसमें कवर हो रही है, राइट। अगर कभी प्रोट्रूड होती है कोई ऑर्गन, देन उसमें हमने क्या करना है, राइट। कॉल, कॉन्टैक्ट, call, stay and contact, obtain position and cover, right. So next question is question number 136. A client who has undergone pre-admission testing has had blood drawn for serum laboratory studies, including a complete blood count, coagulation study, and electrolytes and creatinine level. Which laboratory result should be reported to the surgeon office by the nurse, knowing that it could cause surgery to be postponed? So हमने ऐसी कौन सी लेबोरेटरी रिजल्ट हमने देखना है जिसको हमने इमीडिएटली इन्फॉर्म करना है टू द सर्जन कि हमें उस लेबोरेटरी रिजल्ट से ये लग रहा है कि पेशेंट की सर्जरी पोस्टपोन हो सकती है। तो किन कंडीशन में होगा वो हम देखते हैं। ऑप्शन में हमें क्या बताया गया है। सो फर्स्ट ऑप्शन है हीमोग्लोबिन अगर 8 है, 8 ग्राम पर DL। यस, हीमोग्लोबिन यहाँ पे क्या है, कम है। अगर हीमोग्लोबिन कम है देन उस कंडीशन में हम सर्जरी नहीं कर सकते, सर्जरी पोस्टपोन हो सकती है। देन अगर हीमोग्लोबिन कम है देन इसमें हमने इन्फॉर्म करना है टू द surgeon. Second one is the sodium 145, it's a normal finding, and serum creatinine is 0.8 mg per dl, it's also normal, and platelets is 210,000, it is also normal, right. So these are all are the normal findings. So abnormal कौन सी थी, hemoglobin। अगर hemoglobin कम है then we have to inform to the surgeon. So maybe a surgery postpone होनी हो, राइट, हो सकती है इसमें, राइट, क्योंकि HP कम है पेशेंट में। अगर HP कम है ड्यूरिंग सर्जरी क्या होता है, और ज़्यादा ब्लड लॉस होता है तो पर्सन को सिवियर एनीमिया हो सकता है। देन इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, सर्जरी को पोस्टपोन कर देंगे, राइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 137. The nurse received a telephonic call from the post anesthesia care unit stating that a client is being transferred to the surgical unit. सो आपको एक कॉल रिसीव हुई है पोस्ट एनेस्थेसिया केयर से। उन्होंने बोला कि क्लाइंट को हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं सर्जिकल यूनिट में। सो आप प्लान कर रहे हो टू टेक विच एक्शन फर्स्ट ऑन अराइवल ऑफ द क्लाइंट। जैसे ही क्लाइंट आता है तो आपका सबसे पहले एक्शन क्या होगा। तो सबसे पहला एक्शन हमारा होगा कि हमने एयरवे पेटेंसी पर्सन की चेक करनी है, राइट। सो देखते हैं, फर्स्ट वन इज़ द असेस द पेटेंसी ऑफ द एयरवे। यस, ये तो हमने देखना है। सो हमारा सबसे पहला क्या काम होगा कि हमने एयरवे की पेटेंसी को चेक करना है। चेक द ट्यूब्स और ड्रेन द पेटेंसी, ये भी हम देखेंगे बट हमसे हाईएस्ट फर्स्ट पूछा गया है, राइट। चेक द ड्रेसिंग टू असेस द ब्लीडिंग, ये भी हमने करना है बट हमारा फर्स्ट काम क्या है कि हमने एयरवे देखना है। असेस द वाइटल साइन टू कंपेयर विद द प्री ऑपरेटिव मेजरमेंट, सो ये भी हमने करना है। ये सारी चीज़ें हम करेंगे बट हमसे पूछा गया है कि फ़र्स्ट आपका क्या एक्शन होगा। सो फर्स्ट हमारा क्या है, हमारी जो प्रायोरिटी है ABC, राइट। सो सबसे पहले हमारा क्या काम होगा, हमने एयरवे पेटेंसी पर्सन की चेक करनी है। एंड आफ्टर दैट हम पेशेंट के हमने जो ड्रेनेज ट्यूब हैं वो उनकी भी हम पेटेंसी चेक करेंगे, ब्लीडिंग असेस करेंगे, ड्रेसिंग को हम चेक करेंगे, राइट, वाइटल साइन हम असेस करेंगे, ये सारी चीज़ें हम करेंगे, राइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, दिस इज़ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। सो आज हमारा ये चैप्टर भी कंप्लीट हो गया है। सो गाइस, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है सो काइंडली सब्सक्राइब द चैनल, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड लाइक द वीडियो। सो आई होप आपको समझ आ रहा है। इफ़ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन आस्क मी
एज आई टोल्ड यू मैनी टाइम, इफ़ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन कॉल मी। और अगर आपका कोई स्पेशल डाउट है या स्पेशल आपको कोई टॉपिक आपने कवर करना है, सो यू कैन आस्क मी, यू कैन टेल मी, आई विल डेफिनेटली कवर दैट टॉपिक, राइट। So question है, the nurse is reviewing a surgeon prescription sheet for a pre-operative client that state that the client must be nothing by mouth after midnight. The nurse should call the surgeon to clarify that which medication should be given to the client and not withheld. अब नर्स रिव्यू कर रही है सर्जन की प्रिस्क्रिप्शन शीट को जो प्री ऑपरेटिव क्लाइंट है, तो उसमें हमें बोला गया है कि एक तो पर्सन नथिंग पर माउथ है मिडनाइट के बाद, राइट। हमने कुछ नहीं देना है पेशेंट को, और नर्स कॉल करेगी सर्जन को टू क्लैरिफाई विच मेडिकेशन शुड बी गिवन टू द क्लाइंट, कि हमने कौन सी मेडिकेशन के लिए हमने कॉल करनी है, पेशेंट को क्लैरिफाई करना है हमने पेशेंट सर्जन के साथ, कि हमने क्लैरिफाई करना है कि कौन सी मेडिकेशन हमने विदहेल्ड नहीं करनी है, कौन सी मेडिसिन को हमने कंटिन्यू रखना है, राइट। सो फर्स्ट वन इज़ द प्रीडेनिसोन। सो प्रीडेनिसोन इज़ अ कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, राइट। ये कॉर्टिकोस्टेरॉइड है, और जब पर्सन लंबे टाइम से यूज़ करता है कॉर्टिकोस्टेरॉइड, तो उसकी वजह से एडर्नल एट्रोफी पर्सन में होती है, राइट। सो जिसकी वजह से पर्सन की जो एबिलिटी होती है पर्सन की स्ट्रेस के साथ डील करने की, वो लूज़ हो जाती है, राइट, क्योंकि वो टोटली कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स के ऊपर डिपेंड हो गया है। सो जब स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हो, सो उस टाइम पे हमें कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होगा, राइट। सो सर्जरी इज़ ऑल्सो अ स्ट्रेसफुल, राइट। जो वो भी स्ट्रेसफुल होगी तो उसकी वजह से पर्सन को स्ट्रेस हो सकता है, तो उस चीज़ के लिए हमने क्या करना है, जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड पर्सन को चल रही है उसको हमने कंटिन्यू रखना है, उसको हमने विदहेल्ड नहीं करना है। सो हमसे यही यहाँ पे पूछा गया है कि कौन सी मेडिसिन को हमने क्लैरिफाई करना है सर्जन के साथ कि इसको हमने विदहेल्ड करना है, हमने स्टॉप नहीं करना है। सो फर्स्ट वन इज़ द करेक्ट ऑप्शन। सेकेंड वन इज़ द फेरस सल्फेट। सो फेरस सल्फेट आपको पता है आयरन, ओरल आयरन प्रेपरेशन है जो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के लिए दिया जाता है। साइक्लोबेंजाप्रिन। सो साइक्लोबेंजाप्रिन इज़ अ स्केलेटन मसल रिलैक्सेंट है। एंड कॉन्जुगेटेड इस्ट्रोजन, ये इस्ट्रोजन है जो यूज़ किया जाता है फॉर हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी के लिए पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन्स में। सो ये जो लास्ट के 3 मेडिकेशन हैं इनको सर्जन विदहोल्ड करेगा बिफोर सर्जरी विदाउट अनड्यू इफ़ेक्ट ऑन द क्लाइंट, बिकॉज इसका कुछ इफ़ेक्ट नहीं होगा पेशेंट के सर्जरी पे। सो मेन जो इफ़ेक्ट है दैट इज़ प्रीडेनिसोन। सो प्रीडेनिसोन का मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है कि मेन इसमें किस चीज़ का इफ़ेक्ट आएगा, स्ट्रेस का, बिकॉज सर्जरी में क्या है, स्ट्रेसफुल होगी पर्सन के लिए, तो जो पर्सन की पूरी बॉडी किसके ऊपर डिपेंड करती है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड जो पर्सन लंबे टाइम से ले रहा है तो उसके ऊपर डिपेंड कर रही है, कि कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स के ऊपर ही डिपेंड कर रही है कि वही एक चीज़ है जो पर्सन को स्ट्रेस के साथ डील करने में हेल्प करेगी। सो दैट्स वाई प्रीडेनिसोन हमने पेशेंट को विदहेल्ड नहीं करनी है, राइट। सो गाइस आज हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। सो नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे स्टार्ट नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ पोजीशनिंग क्लाइंट। सो आई थिंक इन दिस वीक वी विल कवर ऑल फंडामेंटल नर्सिंग। सो आई होप सो कि इस वीक हो जाए। सो इफ़ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन आस्क मी। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।